हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय। दोस्तों, मैं संजय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी सीरीज रहेगी वो संपूर्ण सीडीपी की पेडागोजी रहेगी, यानी एक वीडियो में हम पूरी पेडागोजी को खत्म करेंगे। क्लियर है? चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पूरे सीडीपी की पेडागोजी को इस पूरी वीडियो में खत्म कर देंगे, जो आपके लिए कम से कम 25 प्लस क्वेश्चनों को 30 में से आराम से आपको देखे देगी। ठीक है ना? इसी के साथ में शेर की शुरुआत करते हैं। मतलब मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो अभी तक घरों से निकले नहीं। तो अब तैयारी में लगे रहिए, सीटेट आपकी बात आपका पास होगा। ठीक है? अब जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्त, वो शुरुआत करेंगे हम एनसीएफ के आधार पर, क्योंकि एनसीएफ से क्वेश्चन हर बार आपको मिलेंगे। हम एनसीएफ से शुरुआत कर रहे हैं, पूरी वीडियो में अंत तक बने रहना। अब एनसीएफ की जो शुरुआत हुई थी, तो मान लीजिए हम एनसीएफ सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है वो 2005 वाला पूछा जाता है, एनसीएफ 2005। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें हम, तो आपको बता देना, इसकी फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम फ्रेमवर्क शुरुआत हमने कहां से की है, तो आपको हमने बता दिया एनसीएफ से शुरुआत की है। तो इसके फुल फॉर्म पूछे तो आप बता दें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आप समझना। अब जो एनसीएफ है, इसके जो अध्यक्ष माने जाते हैं, वो आपसे अगर ये पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप बता देना इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल। इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको बता देना प्रोफेसर यशपाल। और प्रोफेसर यशपाल का एक सूत्र है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि शिक्षा बिना बोझ के। यानी प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष माने, उन्होंने एक सूत्र दिया था, शिक्षा बिना बोझ के। अब आपसे ये पूछेगा कि एनसीएफ बल किस पर देता है, तो आप बता देना एक तो ये बाल केंद्र शिक्षा पर बल देता है, जो पिछले पेपर में पूछा गया। बाल केंद्र शिक्षा पर बल देता है। दूसरा जो बल देता है वो सर्वांगीण विकास पर बल देता है, सर्वांगीण विकास पर बल देता है। तीसरा जो बल देता है वो देता है बहुभाषिकतावाद पर। और लास्ट में जो देता है वो वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर बल देता है, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर बल देता है। यहां से क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, तो आप बता दें बाल्कन शिक्षा पर बल देता है, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर बल देता है, बहुभाषिकतावाद पर बल देता है और बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। अब आपसे यह भी पूछेगा कि एनसीएफ 2005 में, समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एनसीएफ 2005 में कितनी भाषाओं को लागू किया गया, तो आप बता दें इसमें 22 भाषाएं आई। कितनी भाषाओं को में लागू किया गया, तो 22 भाषाओं में लागू किया गया। तो अगर आपसे पूछिए कितने राज्यों में लागू किया, तो आप इनको बता सकते 70 राज्यों में लागू हुआ था और 21 फोकस केंद्र बनाए थे। यहां से क्वेश्चन हर बार पुटअप हो रहा है कि एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष है वो कौन है, प्रोफेसर यशपाल माने जाते हैं, जिन्होंने शिक्षा बिना बोझ के सूत्र दिया था। और एक और सूत्र भी हो सकता है, इसका दूसरा नाम भी अगर आपसे पूछे तो आप बता देना बस्ते का भार कम करना, भार कम करना। पूरी तरह से आपको दोनों बात समझ में आनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछे एनसीएफ 2005 में कितनी भाषाओं में लागू किया गया, तो आप बता देना 22 भाषाओं में। एनसीएफ 2005 को कितने राज्यों में लागू किया, 70 राज्यों में। और यहां पर कितने फोकस केंद्र बनाए थे, तो आप बता देना 21 फोकस केंद्र बनाए थे। क्लियर बात है? ये जो हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा बात करते हैं एनसीएफ के विकास की। अब आपको एनसीएफ का विकास पढ़ना जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। एनसीएफ के विकास की जब बात करेंगे तो आपको सबसे पहले जो एनसीएफ का विकास में हमें एनसीएफ का जो विकास पढ़ना वो कितने तरीके से पढ़ना, कौन कौन से एनसीएफ पढ़ने, तो आपको एक तो 1972 पढ़ना है, 1975 पढ़ना है, 1988 पढ़ना है, 2000 पढ़ना है, 2005 पढ़ना है, 2009 पढ़ना है, 2016 पढ़ना है और 2020 पढ़ना है।
यानी ये इतने एनसीएफ आपको पढ़ने और यहां से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो वो संपूर्ण सीडीपी की, और वीडियो में अंत तक बने रहना। एनसीएफ 2005 से हमने स्टार्टिंग किया, तब जाकर हम बता देते हैं। एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल है, 22 भाषाएं, 17 राज्य, 21 फोकस केंद्र, और ये बल किस पर देता है, इस पर देता है। अब थोड़ा इसको समझिए कि शुरुआत कहां से होती है एनसीएफ 2005 की, तो आप समझना सर्वप्रथम यूएन नामक संस्था ने 1972 में पर्यावरण की ओर ध्यान दिया। अगर आपसे ये पूछे किस एनसीएफ ने सर्वप्रथम पर्यावरण की ओर ध्यान दिया, तो 1972 की बात आती है। जब हम दूसरे की बात करते हैं तो 1975 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को शामिल किया गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा किस एनसीएफ के आधार पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को शामिल किया गया, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बताना 1975 के आधार पर। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पुटअप करेगा किस एनसीएफ के आधार पर सिलेबस में बढ़ोतरी की गई, तो आप बताना 1988 में सिलेबस में बढ़ोतरी की गई। और इसको 2 भागों में बांटा गया था। अब यहां पर समझने वाली बात ये होती है कि कक्षा 1 और 2 के लिए और कक्षा 3 से लेकर 5 तक के लिए। अब कक्षा 1 और 2 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो आपको बता देना। एक था सामाजिक विज्ञान, और दूसरा था दोस्त ईवीएस। कक्षा 3, 4 और 5 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो आपको बता देना। एक था सामाजिक विज्ञान, एक था ईवीएस, और एक था विज्ञान। ये क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ कि किस एनसीएफ के आधार पर पर्यावरण के सिलेबस में बढ़ोतरी की गई, तो आप अच्छी तरीके से बता देना एनसीएफ 1988 के आधार पर सिलेबस में बढ़ोतरी की गई। और कक्षा 1 और 2 में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए गए, तो कक्षा 3, 4, 5 में अलग सब्जेक्ट पढ़ाए गए। कक्षा 1 और 2 में सामाजिक विज्ञान और ईवीएस पढ़ाया जा रहा था, कक्षा 3 और 4, 5 में सामाजिक विज्ञान, ईवीएस और विज्ञान पढ़ाया जा रहा था। क्लियर बात है। लेकिन जब हम इधर आते हैं तो जो देखना है कि एनसीएफ 2000 के आधार पर ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 2000 में एकीकृत शिक्षा को लाया गया। किसको लाया गया? एकीकृत शिक्षा को लाया गया। अब ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किस एनसीएफ के आधार पर एकीकृत शिक्षा को लाया गया, तो आप आराम से बता सकते हैं एनसीएफ 2000 के आधार पर एकीकृत शिक्षा को लाया गया, जिसमें यह बताया गया कि सभी विषयों को अलग अलग जोड़कर न पढ़ाकर सबको एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाए। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पुटअप करता है कि एकीकृत शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बता देना सभी विषयों को अलग अलग जोड़कर न पढ़ाकर, अलग अलग तोड़कर न पढ़ाकर, अलग अलग हटाकर न पढ़ाकर सबको एक साथ जोड़कर पढ़ाना है। एकीकृत शिक्षा को आधार माना गया। 2000 हो गया। 2005 की जब हम बात करते तो यह पूरा हो गया है। अब आपको यह बताना कि एनसीएफ 2005 जो होता है, इसके जो पहलू हैं, इसके जो पहलू वो सबसे ज्यादा ईवीएस में पूछे जाते, तो आपको याद भी कर लेने, और ये यहां पर पूछेगा भी। तो ईवीएस में पहलू कितने? 6 पहलू। देखो, पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है जल, तीसरा है आवास, उसके बाद है यात्रा। पहला परिवार, मित्र, जल, आवास, यात्रा, और उसके बाद है हम चीजें कैसे बनाते हैं, और लास्ट भोजन। इनमें से क्वेश्चन आपको 100% एक नंबर मिलेगा कि एनसीएफ के पर्यावरण में कितने पहलू, तो आप बता देना 6 पहलू हैं। परिवार एवं मित्र, जल, भोजन, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। लेकिन परिवार और मित्र के 4 उप पहलू भी होते हैं। कितने उप पहलू होते हैं? 4 उप पहलू भी होते हैं।
पहला होता है कार्य और संबंध, दूसरा होता है खेल, उसके बाद होता है जानवर और उसके बाद होता है पौधे। यहां से भी क्वेश्चन 100% आपको पटअप होगा ही होगा। अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि एनसीएफ 2005 की जो नींव रखी गई थी, अगर आपसे पूछे एनसीएफ 2005 की जो नींव रखी गई है वो किस आधार पर रखी गई है, तो एक टैगोर का एक निबंध था, एक टैगोर का निबंध था सभ्यता एवं प्रगति। सभ्यता एवं प्रगति के आधार पर एनसीएफ 2005 की नींव रखी गई थी, जिसमें 22 भाषाएं, 17 राज्य, 21 फोकस केंद्र बनाए गए थे, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल माने जाते हैं, जिन्होंने बालक के सर्वांगीण विकास, बहुभाषिकतावास और बालकन शिक्षा और वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर बल दिया है। एनसीएफ 1972 के आधार पर पर्यावरण की ओर ध्यान दिया गया, 1975 के आधार पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को शामिल किया गया, 1988 में सिलेबस में बढ़ोतरी की गई और 2000 के आधार पर एकीकृत शिक्षा को लाया गया। अब उसके बाद आता है हमारा एनसीएफ 2009, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। एनसीएफ 2009 को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एनसीएफएसई, दूसरा होता है एनसीएफएसई। अब ये वाला जो था ये था माध्यमिक स्तर के लिए समझना, और ये वाला जो था ये था प्राथमिक स्तर के लिए। किसके लिए? प्राथमिक स्तर के लिए। अब आपको समझना क्या है कि जब हम पीआरटी वाले लेवल का पेपर देंगे तो आपको ये वाली फुल फॉर्म करनी है, और जब हम जूनियर वाला देंगे तो ये वाली देनी है। इन दोनों की फुल फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो आपको समझना क्या है, ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन। जब हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सेकेंडरी एजुकेशन। इधर यहां पर एस की जगह सेकेंडरी हो गया और यहां पर एस की जगह स्कूल हो गया। प्राथमिक स्तर की जब बात होती है तो स्कूल हो जाता है, माध्यमिक स्तर की बात होती है तो सेकेंडरी हो जाता है। बस इतने इन दोनों में डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं है। जब एनसीएफ 2016 की तरफ हम बात करते हैं तो आपको समझना एनसीएफ 2016 में इसके जो जनक थे वो आपको बता देना TRS सुब्रमण्यम। इसके जनक कौन है? TRS सुब्रमण्यम थे। इन्होंने जो एक नाम दिया था वो दिया था NCFECCE। अब यहां पर इन्होंने जो नाम दिया था तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो सेम रहेगा, और ये कर फुल फॉर्म बन जाएगी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगर आपसे ये पूछे किस एनसीएफ के आधार पर एनसीएफ ECC को लाया गया, तो एनसीएफ 2009 के आधार पर ECC को लाया गया। ECC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो आपको अच्छे से पता ही है। ECC की फुल फॉर्म क्या होती है तो आपको बता देना है कि ECC की फुल फॉर्म जो होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है। उसके बाद जब हम दूसरा एनसीएफ की तरफ आते हैं, एनसीएफ 2020, तो ये जो एनसीएफ 2020 था इसके जो जनक माने गए थे वो आपको पता है डॉक्टर कस्तूरी रंगन माने गए थे। जो एनईपी 2020 सेम ही रहता है, और इस एनसीएफ 2020 ने पूरे भारत में 5+3+3+4 को लागू कर दिया गया। लेकिन इन 4 स्टेज जो थी ये एक बालक को 3 से 18 वर्ष तक की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य प्रदान करती थी। अब इसकी स्टेज को देखा जाए तो पहली जो हमारी स्टेज थी वो फाउंडेशन स्टेज थी। कौन सी थी? फाउंडेशन स्टेज थी। दूसरी जो हमारी थी प्रीपरेटरी स्टेज थी। तीसरी जो हमारी थी वो मिडिल स्टेज थी, और चौथी जो हमारी थी सेकेंडरी स्टेज थी।
ये चारों की चारों 5+3+3+4 के आधार पर डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में लागू कर दी गई। यानी ये एनसीएफ का पार्ट है। आज की जो हमारी पूरी वीडियो मैराथन जो चल रही है संपूर्ण सीडीपी के आधार पर चले, और हमने जो शुरुआत की है वो एनसीएफ के आधार पर की। किसके आधार पर की है? एनसीएफ के आधार पर। एनसीएफ को मैंने कितना आपको पढ़ाया? पहला मैंने आपको पढ़ाया 1972, यानी पूरे आपको अगर ये याद हो गए तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं जाएंगे, ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर बात है। एक 2005 पढ़ाया है, 2009 पढ़ाया है, 2016 पढ़ाया है और 2020 पढ़ाया है। अगर ये वाले एनसीएफ आपको पूरे याद होंगे, और ये पूरा का पूरा मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि एनसीएफ 2005 कितने राज्यों में, कितनी भाषाएं, कितने फोकस केंद्र, नींव, इसके जनक, सभ्यता एवं प्रगति इसका निबंध है जो टैगोर का माना गया है। यशपाल जो इसके हैं वो इसके जनक माने, अध्यक्ष माने जाते हैं। अगर आपसे ये पूछे प्रोफेसर यशपाल समिति कब आई, तो आप बता दें 2009 में आई थी, जो शिक्षा बिना बोझ के यानी बस्ते का भार कम कर रही थी। अगर किस एनसीएफ के आधार पर आपसे ये पूछे कि पर्यावरण को प्राथमिक में शामिल किया गया, तो एनसीएफ 1975 के आधार पर। किस एनसीएफ के आधार पर पर्यावरण के सिलेबस में बढ़ोतरी की गई, तो आप बताएंगे 1988 के आधार पर। फिर आपसे ये पूछे किस एनसीएफ के आधार पर एकीकृत शिक्षा को लाया गया, एनसीएफ 2000 के आधार पर। किस एनसीएफ को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है, एनसीएफ 2005। एनसीएफ के पहले जो ईवीएस में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, परिवार एवं मित्र, आवास, भोजन, जल, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये पूरा होगा। किस एनसीएफ के आधार पर एनसीएफ को 2 भागों में बांटा गया, ये वाला जो मैं आपको पढ़ा एनसीएफ ऐसी जो सेकेंडरी और स्कूल की होता है। 5+3+3+4 किस एनसीएफ के आधार पर लाया गया, तो आप बताएंगे एनसीएफ 2020 के आधार पर। टी आर सुब्रमण्यम समिति कब आया था, तो एनसीएफ 2016, जिन्होंने एनसीएफ ई पर बल दिया, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चूंकि आज की मैराथन क्लास अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की जो मैराथन क्लास सबके लिए बहुत लाभदायक होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट एनसीएफ से शुरुआत की हमने, अब हम चलेंगे आगे। क्योंकि वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो कम से कम इस वाली वीडियो से आपको 25+ क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस है। एक वीडियो में हम पूरा खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है? आपको समझ में आएगा और आप वीडियो में बने रहेंगे, इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने के लिए। ऐसी बात नहीं कि आपको इंटरेस्ट ना आ रहा हो। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब वो हम पढ़ेंगे बुद्धि। अब देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आएगा बुद्धि का चैप्टर आएगा, आपको मिलेगा। बुद्धि को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब बुद्धि से क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, तो आपको बुद्धि का अगर जब अर्थ की बात करेंगे, बुद्धि का अर्थ क्या होता है, तो आप बता देना योग्यताओं का समूह होता है। कैसा होता है? योग्यताओं का समूह। ये आपसे ये पूछेगा योग्यताओं का समुच्चय। समुच्चय मीन्स जोड़ा होता है। ये आपसे ये भी बात भी कर सकता है कि बहुआयामी होती है, तो आप बता देना या ये वाली बात भी ठीक है कि बहुआयामी होती है। आपसे ये भी कह सकता है एकाधिक होती है, तो आप बता देना एकाधिक होती है। आप ये भी बता देना कि विभिन्न संदर्भ की होती है, विभिन्न संदर्भ में होती है, ये वाली बात भी ठीक है। यानी जब बुद्धि की बात करेगा तो जब एक व्यक्ति में एक से अधिक योग्यताओं का जो समुच्चय पाया जाता है वो हमारी बुद्धि कहलाती है। लेकिन यहां पर बुद्धि में जो आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा है वो हार्वर्ड गार्डनर है। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आपको पता बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने जो बुद्धि बताई थी वो कितने प्रकार की बताई थी, तो आप बता देना 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जो आपके लिए कंपलसरी 2 क्वेश्चन देके जाएगा। अब 9 प्रकार की कौन कौन सी बुद्धि बताई थी? देखो पहली इन्होंने बताई थी भाषाई बुद्धि, दूसरी इन्होंने बताई थी आंकिक बुद्धि, तीसरी इन्होंने बताई थी संगीतज्ञ बुद्धि,
उसके बाद इन्होंने बताई थी अस्तित्ववादी बुद्धि। उसके बाद इन्होंने बताई थी शारीरिक बुद्धि। उसके बाद इन्होंने बताई थी स्थानीय बुद्धि। उसके बाद इन्होंने बताई थी नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि। इसका दूसरा नाम प्राकृतिक बुद्धि है। उसके बाद इन्होंने बताई थी इंट्रापर्सनल बुद्धि। उसके बाद इन्होंने बताई थी इंटरपर्सनल बुद्धि। ये 9 प्रकार की बुद्धि आपको कंपलसरी 2 नंबर देख के जाएगी मेरे दोस्त, समझना इस वाली बात को। अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है, तो एक तो आपकी 5 नंबर वाली है शारीरिक बुद्धि, एक स्थानीय बुद्धि, और एक इंट्रापर्सनल बुद्धि, और एक इंटरपर्सनल बुद्धि। देखो समझना क्या है, बाकी आप इनको लगा लोगे। भाषाई बुद्धि जब व्यक्ति बात करते समय इसका प्रयोग करता है, आंकिक बुद्धि जब एक व्यक्ति मैथमेटिक्स में इसका प्रयोग करता है, तो ये वाली बात तो आप लगा लोगे। लेकिन जब आपसे शारीरिक की बुद्धि की बात करें, तो जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करते समय अपने शरीर का प्रयोग करता है, वो शारीरिक बुद्धि कहलाती है। यानी जब हम किसी कार्य को करते समय अपने शरीर का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए डांस करते हैं, हम सर्कस करते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, फुदकते हैं, तो ये सब करते समय हम किसका प्रयोग करें, तो अपने शरीर का प्रयोग करें, तो इसको तो आप पहचान लोगे। लेकिन जब हम स्थानीय बुद्धि की बात करते हैं, तो जहां पर कोई व्यक्ति आकाश या अंतरिक्ष में रहते हुए कार्य करता है। और ये वाला क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, जो कई बार पूछा भी गया है कि कैप्टन बख्तर हवाई जहाज उड़ाते समय जब हवाई जहाज क्रैश होने कगार पर होता है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो किस बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो आपको समझना क्या है कि जब एक व्यक्ति जमीन से ऊपर उठकर कार्य करता है, तो वो स्थानीय बुद्धि का प्रयोग करता है। तो आपको आकाश या अंतरिक्ष की बात होती तो किसका लगाएंगे, स्थानीय बुद्धि का। इंट्रापर्सनल बुद्धि की जब हम बात करते हैं, तो जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है, या भगवान से बात करता है, या इष्ट देव से प्रार्थना करता है, यानी जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करने लग जाता है, तो उसको हम अंतः वैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल बुद्धि के नाम से जाना जाता है। जब एक व्यक्ति दूसरों से बात करता है, तो वो कौन सी बुद्धि कहलाती है, तो आपको बता दें इंटरपर्सनल बुद्धि कहलाती है। आपको बस बुद्धि में ये समझना है कि हार्वर्ड गार्डनर अगर आपने पढ़ लिया, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आप बताएंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। कितने प्रकार की बुद्धि बताइए, तो आप बताएंगे 9 प्रकार की बुद्धि बताइए। कौन कौन सी, भाषाई, आंकिक, संगीतज्ञ, अस्तित्ववादी, शारीरिक, स्थानीय, नैसर्गिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो शारीरिक बुद्धि है। शारीरिक बुद्धि किसी कार्य को करते समय, स्थानीय बुद्धि आकाश अंतरिक्ष में, इंट्रापर्सनल बुद्धि किसे कहते हैं, जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है। और ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। एक रीमा नाम की लड़की कपड़ों पर इस्त्री करती है, यानी प्रेस करते हुए अपने आप से बात करती, तो किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग कर रही है, तो आपको इंट्रापर्सनल बुद्धि बता देना। और इंट्रापर्सनल बुद्धि पर सबसे ज्यादा जो बल दिया है वो किसने दिया है, तो आप बता सकते हैं वो जीन प्याजे ने दिया। किसने दिया, जीन प्याजे ने दिया। तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, वो हमारा वाइगोत्स्की है। अब लेव वाइगोत्स्की को आपको पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आपको पता सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था, तो आपको बता देना सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। देखो समझना, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, जहां पर समाज, संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रिया की बात होगी, इनकी बात होगी, तो बात किसकी होगी, सामाजिक विकास की बात। क्योंकि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया। लेव वाइगोत्स्की आपके लिए कंपल्सरी 2 से 3 क्वेश्चन लेके आएगा, बस आप बने रहना। अब वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा जो बल दिया था वो एमकेओ पर दिया था। एमकेओ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, फुल फॉर्म भी पूछेगी, मोर नॉलेजेबल, KNOWLEDGEABLE, अदर।
अब मोर नॉलेजेबल अदर को माना क्या जाता है, तो आप बता देंगे ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति, यानी जो ज्ञानवान व्यक्ति होता उसको माना जाता। मैं अभी समझा दूंगा। उसके बाद इन्होंने एक और दिया था जेडपीडी। जेडपीडी क्या होता है, जोन प्रोक्सीमेंटल ऑफ डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र बोलते हैं। अब इन्होंने ये वाली बात बोली थी कि एन का क्या होता है कि मान लीजिए जब एक व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है बिना किसी की सहायता से, लेकिन वो किसी न किसी पर अटक जाता है, किसी न किसी ऐसे उस पर अटक जाता है जो उससे ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति होता है, उसकी सहायता लेकर उस समस्या का समाधान करता है। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जेडपीडी का दिया था, जोन प्रोक्सीमेंटल ऑफ डेवलपमेंट, जो इसको सामाजिक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब इसमें इन्होंने सबसे ज्यादा एक और चीज दो दी थी, वो दी थी स्कैफोल्डिंग, जिसको हम हिंदी में पाड़, ढांचा, मचान, पेट, चबूतरा और चौखट के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो आपसे ये पूछेगा इसका अर्थ क्या होता है स्कैफोल्डिंग का, तो इसका जो अर्थ होता है वो बता देना आप, वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। अब इनको समझना, यहां से पूरा का पूरा आपका एक नंबर पता वो चल जाएगा। मान लीजिए जब एक बड़े व्यक्ति द्वारा किसी छोटे व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए जो सहायता दी जाती है, उसको वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना है। कैसे? मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई समस्या पर अटक जाती है, मान लीजिए आपको सीडीपी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मान लीजिए सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन में से आपने 25 क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन 5 क्वेश्चन नहीं आते, तो उन 5 क्वेश्चनों को आप उस व्यक्ति से पूछोगे जो आपसे ज्यादा ज्ञानवान होगा। जो ज्यादा ज्ञानवान होगा वो इन 5 क्वेश्चनों को बता पाएगा। उसको उन्होंने क्या नाम दिया, एमकेओ, जिसको जेडपीडी, वो ही बाद में जाके इसका फोल्डिंग का नाम हो गया। मान लीजिए आपकी जो नींव रखी जा रही है उस पर जो एक भवन खड़ा होना है, उस भवन में से कुछ पिलर ऐसे होंगे, कुछ मचान ऐसे होंगे जो थोड़ी देर के लिए लगाए जाएंगे, जिससे उस पर लेंटर अच्छे से पड़ जाए। उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, स्कैफोल्डिंग। आपको इतना बता देना कि स्कैफोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वयस्कों द्वारा थोड़ी देर के लिए जो सहायता दी जाती है उसको हमने स्कैफोल्डिंग नाम दिया, जो लेव वाइगोत्स्की का माना जाता है। अब उसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वाइगोत्स्की की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो समझना वाइगोत्स्की की अवस्थाएं कौन कौन सी है। अब वाइगोत्स्की की जो अवस्था है वो कौन कौन सी, तो वो 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं, 3 है। पहली कौन सी, तो आपको बता देना शैशवावस्था। दूसरी कौन सी बता दें, तो आपको बता देना बाल्यावस्था। और तीसरी कौन सी बता देनी, तो आपको बता देना किशोरावस्था। अब इन तीनों को समझना कैसे, मान लीजिए वाइगोत्स्की ने 3 अवस्थाओं को वर्णन किया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब यहां पर समझने वाली बात ये होगी कि अनुकरण के माध्यम से अगर सामाजिक विकास होगा, अगर आपसे पूछे किस अवस्था में एक बालक में अनुकरण के माध्यम से विकास होता है, शैशवावस्था। अगर आपसे ये पूछे सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा या सामाजिक भावना के द्वारा अगर बालक में सामाजिक विकास होता है, तो आप बताएंगे बाल्यावस्था। अगर आपसे पूछे किसी समाज का सक्रिय सदस्य बन जाए, अगर आपसे ये पूछे किसी समाज का सक्रिय सदस्य वो बन रहा है, वो किस अवस्था में बनेगा, तो आप बताएंगे किशोर अवस्था। पूरा वाइगोत्स्की ने आपको डिफाइन कर दिया है, ऐसे ही मैंने को हार्वर्ड गार्नर डिफाइन कर दिया है। अब उसके बाद जो हम बात चलते इसके साथ में ही हम पढ़ेंगे समाजीकरण। जो समाजीकरण आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखे जाएगा। अब समाजीकरण क्या होता है इसको थोड़ा समझे। देखो, समाजीकरण उसे कहते हैं जब एक व्यक्ति किसी समाज को अपने व्यवहार में डाल लेता है या अपने व्यवहार को समाज के अनुरूप संचालित कर लेता है, तो समझना, यानी आप बस इतना बता देना समाज के अनुरूप
व्यवहार को संचालित करना, व्यवहार को यानी अपने व्यवहार को जो संचालित करता है वो हमारा क्या कहलाता है, समाजीकरण, या समाज को अपने व्यवहार में ढाल लेना, अपने व्यवहार में अपना लेना। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए हम अलीगढ़ के निवासी हैं और हमारी जो जॉब लगती है वो इलाहाबाद में लग जाती है। तो जब हम इलाहाबाद में जाएंगे तो इलाहाबाद का जैसा समाज होगा उस समाज के अकॉर्डिंग हम अपने व्यवहार को संचालित करेंगे, ना कि हम अलीगढ़ के अकॉर्डिंग इलाहाबाद को बदलना चाहेंगे। जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपराओं, आदर्श, मूल्यों को अपने व्यवहार में ढाल लेता है और अपने व्यवहार को समाज के अकॉर्डिंग संचालित करता है, वो उसका सामाजिकरण कहलाता है। क्लियर बात है। लेकिन ये तो कभी कभी पूछा जाता है, सबसे ज्यादा आपसे ये पूछेगा कि सामाजिकरण के साधन कितने हैं। तो सामाजिकरण के जो साधन आपसे पूछे तो आपको बता देना दो प्रकार के से साधन है, एक है मुख्य साधन और एक है गौण साधन। मुख्य साधन में सिर्फ आपको दो बताने, एक आता है परिवार और एक आता है पड़ोस। अब गौण साधन में कौन कौन से आते तो आपको बताना, समाज, समुदाय, विद्यालय, मित्र मंडली और उसके बाद मीडिया। यहां से क्वेश्चन हर बार पुटअप हुआ, हर बार, कि सामाजिकरण किसे कहते हैं तो आप बता देना जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपराओं, आदर्श, मूल्यों को अपने व्यवहार में ढाल लेता है या उस समाज का अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को संचालित कर देता है, वो हमारा सामाजिकरण कहलाता है। लेकिन जब वो ये पूछे कि सामाजिकरण के साधन कितने तो आपको बताया दो साधन है, मुख्य साधन और गौण साधन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमेशा आपको दो ही लगाने, परिवार और पड़ोस। इनको छोड़कर जितने भी आएंगे वो किस में आएंगे तो आपको बता देना गौड़ में आएंगे, सेकेंडरी में आएंगे। कौन कौन से, समाज, समुदाय, विद्यालय, मित्र मंडली, मीडिया। और यहां से कंपलसरी आपको क्वेश्चन पुटअप होगा। इसके बाद जो हम दूसरे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जो कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता चलो, आप इनको नोट डाउन भी करते चलो तो और अच्छी बात है। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो शिक्षा से पूछेगा। जो सबसे ज्यादा पूछेगा वो शिक्षा के प्रकार से पूछेगा कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है, शिक्षा कितने प्रकार की होती है। तो आप बता सकते हैं तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती है। तो क्रम से पढ़ेंगे। पहली होती है हमारी अनौपचारिक शिक्षा, दूसरी जो होती है हमारी वो होती है औपचारिक शिक्षा, तीसरी जो होती है वो होती है हमारी निरौपचारिक शिक्षा। इन तीनों शिक्षा को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपका एक नंबर ठीक हो जाएगा। समझना कैसे। अब अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, ऐसी शिक्षा जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर दी जाती है, ऐसी शिक्षा जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर दी जाती है, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता और जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर दी जाती है, वो कौन सी शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। जिसमें कौन कौन से आते हैं देखो, पहला आएगा समाज, दूसरा आएगा समुदाय, उसके बाद आएगा मित्र मंडली, उसके बाद आएगा मीडिया। ये सब किस में आ रहे हैं, ये ऐसे साधन है जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, वो जीवन के प्रत्येक पहलू पर दी जाती है। औपचारिक शिक्षा होती है जो एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत दी जाती है, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर दी जाती है, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर दी जाती है, और जो विद्यालय की चार दीवारी के अंदर किसी विशेषज्ञ द्वारा दी जाती है, वो कौन सी कहलाती है तो आप बताएंगे औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें एक आता है विद्यालय, क्लब, धार्मिक संस्था और पुस्तकालय
ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत है। लेकिन जब निरौपचारिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो निरौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसका उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी जिसका उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो काम में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। और इसका जो दूसरा नाम जो होता है दोस्त, वो होता है दूरस्थ शिक्षा। यानी इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो आपको बता देना, दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार शिक्षा जो इग्नू के माध्यम से दी जाती है। किसके माध्यम से? इग्नू के माध्यम से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यानी निरौपचारिक शिक्षा जो कहलाती है वह शिक्षा होती है जो इसका उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी दूरस्थ शिक्षा को हम निरौपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी विशेषज्ञ द्वारा विद्यालय की चार दीवारी के अंतर्गत किसी निश्चित समय सीमा के अंतर्गत दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रदान की जाती है। वो कौन सी शिक्षा कहलाती है? वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्लियर बात है? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दी, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। क्लियर बात है? अब चलते हैं हम आगे, अब चलेंगे हम आगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप सीटेट की सीडीपी के नोट्स चाहते हैं, कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी प्रोवाइड मिलते हैं हमारे यहाँ पर, नोट्स भी आप ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7217377533। अगर आपको ईवीएस के, हिंदी की पेडागोजी के, सीडीपी की पेडागोजी के और मैथ की पेडागोजी के नोट्स चाहिए तो आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7217377533। क्लियर है? अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा, आपने देखा होगा लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता, अब यहां से लैंगिक असमानता से आपको 2 से 3 क्वेश्चन कंपल्सरी मिलेंगे। देखो, लैंगिक असमानता की जब भी बात होगी तो आपको दो चीज यहां पर देखने को मिलेंगी। एक मिलेगा लैंगिक पूर्वाग्रह, दूसरा आपको मिलेगा लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा। लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा। अब यहां पर जब भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो वो लड़के और लड़कियों में भेद करना बताएगा। मैं आपसे ये वाली बात बोल रहा हूं कि आपको ये वाला शब्द आपको लैंगिक पूर्वाग्रह किसी ऑप्शन में मिल जाता है, राइट आंसर लगा देना, या लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा मिल जाता है, राइट आंसर लगा देना। क्योंकि यहां पर आपको ये समझ में आ रहा होगा, जब भी इनकी बात होगी तो जहां पर गर्ल्स और बॉयज दोनों में भेदभाव किया जाएगा, इन दोनों में भेदभाव किया जाएगा, तो जहां पर भेदभाव होगा या तो पूर्वाग्रह होगा या रूढ़बद्ध धारणा होगा। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर एक और चीज जो सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी कि जेंडर या लिंग कैसी संरचना है, तो आपको बता देना सामाजिक संरचना है। कैसी संरचना है, तो आपको बता देना सामाजिक संरचना। कैसी संरचना? सामाजिक संरचना। यानी लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते समय हम किसको प्रदर्शित करते हैं? तो लैंगिक पूर्वाग्रह, रूढ़बद्ध धारणा को। अगर आपको क्वेश्चन में लड़के और लड़की में भेद करने का आ रहा है तो उसके जिस ऑप्शन में आपको यह दिखाई दे रहा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह, तो राइट आंसर उसको लगा देना। ये दिखाई ना दे रहा हो तो फिर लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा आपको दिखाई दे रहा हो, इसको राइट आंसर लगा सकते हैं। ये वाली बात समझ। अगर आपसे पूछे जेंडर कैसी संरचना है, जेंडर या लिंग कैसी संरचना है, तो आप आराम से बताना सामाजिक संरचना है। इसके साथ में आपको एक और मिलेगा, इसी के साथ उभयलिंगी। इसके साथ में आपको एक और चीज मिलेगी, उभयलिंगी।
उभयलिंगी क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझना। तो उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष का समन्वित गुण जो पाए जाते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के जो समन्वित गुण पाए जाते हैं वो हमारा उभयलिंगी होते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष के दोनों के 50-50% गुण पाए जाते हैं। अब ये जो मैंने जितना लिखा है वो कंपलसरी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देख कीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद जब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता हमारा बहुभाषिकतावाद। थोड़ा बहुभाषिकतावाद को देखेंगे तो बहुभाषिकतावाद का अर्थ है एक से अधिक भाषाओं का, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग शिक्षण में करना। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग शिक्षण में करना, यानी जब एक अध्यापक अपनी क्लास का शिक्षण कार्य करता है और शिक्षण कार्य करते समय वो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है, वो बहुभाषिकतावाद कहलाता है। लेकिन आपको बताना क्या है, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बहुभाषिकतावाद शिक्षण में करता क्या है, तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो संसाधन मिलेगा या प्रोत्साहन मिलेगा। राइट आंसर आपको लगा देना है। यानी अगर वो आपसे ये पूछे कि बहुभाषिकतावाद शिक्षण को क्या करता है, तो एक ऑप्शन में होगा बाधा उत्पन्न करता है, एक ऑप्शन में होगा समस्या उत्पन्न करता है, एक ऑप्शन में होगा चुनौतीपूर्ण होता है। वो नहीं लगाना, क्योंकि 3 ऑप्शन उसके नेगेटिव होंगे और एक पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में कौन से आंसर आएंगे, तो इन दोनों में से एक आंसर आएगा। या तो संसाधन के रूप में कार्य करता है या प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है, तो इन दोनों में से आप किसी एक को लगा सकते हैं, राइट आंसर हमारा मिल जाएगा। ये भी 100% आता है और ये भी 100% आता जाता है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो आता है वो हमारी अक्षमता आती है। सीखने की अक्षमता, यहां से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा कि सीखने की क्षमता कौन कौन सी होती है। तो आप समझना, एक आपको मिलेगी मौखिक, मौखिक से कौन कौन सी संबंधित होती है, तो आपको बता देना अफेजिया, और दूसरी होती है डिस्फेजिया। उसके बाद एक और आपको मिलेगी पढ़ने से संबंधित, वो आपको बता देनी अलेक्सिया और डिसलेक्सिया। क्लियर होता है, एक होगी पढ़ने से संबंधित अलेक्सिया डिसलेक्सिया, एक आपको मिलेगी लिखने से, वो आपको बता देनी अग्रेफिया या डिसग्राफिया। उसके बाद एक और जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो पूछी जाती है गणित की, तो आपको बता देना डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। और एक और जो आपसे पूछ सकता है वो पूछ सकता है अप्रेक्सिया, जो शारीरिक गतिक कौशल में होती है। इनमें से आपको कंपलसरी 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर यहां से मिलेंगे, 2 नंबर यहां से मिलेंगे और 1 नंबर यहां से कंपलसरी मिलेगा कि सीखने की क्षमता में कौन कौन सी याद करनी। तो आप याद कर लेना पढ़ने से, मौखिक से, लिखने से और अप्रेक्षा से। ये वाली बात क्लियर समझ में आ गया।
अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है वो पढ़ना है चिंतन। अब जब चिंतन को हम पढ़ते हैं तो आपको समझ में यह आना चाहिए कि चिंतन होता क्या है। चिंतन वो चीज होती है जब हम किसी समस्या पर अटक जाते हैं तो उस समस्या का समाधान करने के लिए जो हमारे विचार होते हैं, कुछ विचार रटे हुए आते हैं और कुछ विचार हमारे क्रिएटिव तरीके से आते हैं, कुछ विचार हमारे समस्या से संबंधित आते हैं, तो उनको करने के लिए हमें चिंतन का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा? चिंतन का। तो आपको समझना कि चिंतन हमेशा हमें दो प्रकार का पढ़ना है। अब ये दो प्रकार का कौन कौन सा होता है थोड़ा इसको समझिए। तो ये दो प्रकार का जो होता है ये होता है, एक होता अपसारी चिंतन और एक होता अभिसारी चिंतन। एक कौन सा होता? अपसारी होता और एक होता अभिसारी। अपसारी चिंतन को हम समस्या समाधान भी बोलते हैं। समझना, जो समस्या से संबंधित होता है और इसको क्रिएटिविटी से भी संबंधित माना जाता है। और इसमें हमेशा ध्यान रखना किसी प्रश्न के एक से अधिक आंसर होते हैं। अभी मैं आपको समझा दूंगा। अगर वो आपसे ये पूछता है कि वह कौन सा चिंतन होता है जो छात्रों को विचार प्रकट करने पर, ये आपसे ये भी कह सकता है कि विचार प्रकट करने पर कौन सा बल देता है, तो आपको बता देना अपसारी देता है। निम्न में से कौन सा चिंतन क्रिएटिविटी से संबंधित होता है जो पिछले पेपर में पूछा गया है, तो आपको अपसारी बता देना है। अभी अभिसारी जो होता है ये रटने पर बल देता है और इसका आंसर पहले से फिक्स होता है, पहले से फिक्स होता है। अब यहां पर एक और चीज आप समझें, अभिसारी चिंतन को बंद अंत वाले प्रश्न भी बोलते हैं और अपसारी चिंतन को मुक्त अंत वाले प्रश्न भी बोलते हैं। जो आपको पता होगा ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड इसको बोलते हैं और ओपन एंडेड इसको बोलते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि इंटरनेट का क्या उपयोग है। अब एक इंटरनेट का क्या उपयोग है, इसका आंसर एक तो नहीं हो सकता, बहुत सारे आंसर होंगे इसके। तो जिस प्रश्न के एक से अधिक आंसर होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अपसारी चिंतन कहलाता है। और जिस प्रश्न का आंसर पहले से बंधा होता, मैं आपसे ये पूछूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो अरविंद केजरीवाल है, तो आप आराम से बता सकते हैं जिस प्रश्न का आंसर पहले से फिक्स हो, जो रटने पर बल देता है, वो कौन सा कहलाएगा? अभिसारी, जिसको बंद अंत वाला प्रश्न भी कहते हैं। और जिस प्रश्न का आंसर एक से अधिक होता है, जिसको हम खुला प्रश्न भी बोलते हैं, वो कौन सा होता है? अपसारी होता है। कौन सा चिंतन समस्या से संबंधित होता है? अपसारी होता है। कौन सा क्रिएटिविटी से संबंधित होता है? अपसारी होता है। कौन सा प्रश्न चिंतन छात्रों को विचार प्रकट करने पर बल देता है, तो आप बता सकते हैं अपसारी चिंतन होता है। क्लियर बात है? अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे सृजनात्मकता, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोलते हैं। समझना, क्रिएटिविटी पूर्ण रूप से अपसारी चिंतन का रूप होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको हम समझ लेते हैं। अगर क्रिएटिविटी की बात होगी तो नवीन विचार की बात होगी, मौलिकता की बात होगी, समस्या की बात होगी, लचीलापन की बात होगी, और यहां पर एक और शब्द और जो आपके लिए बहुत ज्यादा आएगा वो भी अपसारी चिंतन की बात होगी। पूरा क्रिएटिविटी इन्हीं पे डिपेंड है। क्रिएटिविटी वो चीज होता है या वो प्रत्येक चैप्टर होता है कि जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करता है या विचारों को प्रकट करता है, तो वो जिस विचार को प्रकट करेगा, जिस कार्य को करेगा, वो दूसरा जो देखेगा वो नया होगा।
यानी जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं और वो वस्तु जब कोई दूसरा व्यक्ति देखता है और वो ये कहता है यार ये तो बिल्कुल नया है, इस जैसा निर्माण तो आज तक किसी ने नहीं किया, तो वो ये समझ लीजिए क्रिएटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिएटिविटी कहलाती है। और क्रिएटिविटी हमेशा अपसारी चिंतन, समस्या समाधान, मौलिकता, नवीनता और लचीलापन से संबंधित होती है। ये समझ लीजिए जहां पर नए नए विचार प्रकट किए जा रहे हो, चाहे नई नई बातें प्रकट की हो, चाहे नए नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो, चाहे नई नई समस्याओं से अवगत हो रहा हो, तो वो समझ लीजिए किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको बता देना है वो क्रिएटिविटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्रिएटिविटी की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर आपका इसका समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आपका एक क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्लियर? मतलब उसके बाद जब हम नेक्स्ट आते हैं तो आपको पढ़ना है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण, इसका एक और नाम होता है जो अब मोस्टली ज्यादा पेपर में पूछा जा रहा है, प्रकृति। और इसका जो एक और नाम होता है वो होता है पोषण। अब समझना क्या है, देखो मान लीजिए वंशानुक्रम हम किसे कहते हैं कि माता पिता से वे गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, वो वंशानुक्रम में आनुवंशिकता कहलाता है। वातावरण जब एक बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद वो सारा का सारा हो जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस ऑप्शन में आपको वंशानुक्रम और वातावरण एक साथ दिखाई दे, राइट आंसर आप उसको लगा देना, या फिर प्रकृति और पोषण एक साथ दिखाई दे, राइट आंसर आप उसको लगा देना, क्योंकि वंशानुक्रम वातावरण से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे संवेग और संज्ञान। संवेग और संज्ञान दोनों अलग अलग है, समझना। मोस्टली जो इसका क्वेश्चन आता है तो इसके दो ऑप्शन बनते हैं जो आपको समझने हैं। एक तो आपसे पूछेगा संज्ञान और संवेग कैसे होते हैं, तो आप बता देना एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे से अंतर संबंधित। अगर ये ना बनेगा तो आपको बता देना एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन में मिलेगा कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं या एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। लेकिन अगर वो वहां पर आपसे ये वाली बात करता है कि संवेग के जनक कौन है, तो आप बता देंगे वाटसन इसके जनक है। अगर ये पूछे कुल संवेग कितने हैं, तो आप बता देना 14 हैं। अगर आपसे पूछे पहला संवेग कौन सा है, तो आप बताएंगे बाह्य संवेग। अब आपसे ये पूछ सकता है कुल मूल प्रवृत्ति कितनी है, तो आपको बता देना 14 है। और संवेग पर जो कार्य किया है, तो आपसे अगर ये पूछता है तो कार्य किसने किया है, तो आप बता देना मैकडूगल ने इन पर कार्य किया है। मैकडूगल ने इन पर कार्य किया, क्योंकि संवेग 14 है तो यहाँ पर डिफाइन करना तो बहुत जरूरी नहीं है। जो डिफाइन तो इतने नहीं आते, वो टेट में पूछे जाते हैं। आपसे यहाँ पर सी टेट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा संज्ञान और संवेग कैसे हैं, तो आप बता देना अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से सन्निहित है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं, क्योंकि पूरी सीडीपी को एक वीडियो में पूरी तरह से खत्म करेंगे, आप समझते रहना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब चलते हैं हम आगे। समझ में आ रहा होगा वीडियो? तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कम से कम कमेंट तो कर ही दिया करिए कि एक दो कमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। पैसे लगते हैं कमेंट करने में, लेकिन नहीं, कमेंट भी नहीं करेंगे। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वृद्धि और विकास, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वृद्धि और विकास, इसको थोड़ा समझना। देखो यहां से क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ, तो विकास की जब वो बात करे तो आप बता देना बहुआयामी होता है। ये तो शायद पिछले वाले में पूछा भी गया है। और ये हमेशा मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक गुणात्मक। अब आपसे ये पूछेगा दोनों ये प्रारंभ कब से होते हैं, तो आपको बता देना है
आपको बता देना है ये गर्भ अवस्था से प्रारंभ होते हैं। क्लियर बात है। वृद्धि जो होती है वो शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है और ये हमेशा मात्रात्मक होती है और एक पूछेगा एक पक्षीय होती है। कैसी होती है? एक पक्षीय होती है। एक पक्षी कौन सी होती है? तो ये हमेशा शरीर से संबंधित होती है। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन आपसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो आपसे ये पूछ रहा है कि मान लीजिए ये जो विकास है वो कैसी प्रक्रिया, तो आप बता देना बहुआयामी प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? बहुआयामी प्रक्रिया। और कैसा होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब आपसे ये पूछेगा कि इसकी जो अवस्थाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, तो थोड़ा इसको समझना, क्योंकि वृद्धि और विकास से जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। वो आपसे कितने प्रकार की, तो आप बता देना 2 प्रकार की इसकी अवस्थाएं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की इसकी अवस्थाएं। पहली है जन्म से पूर्व और दूसरी है जन्म के बाद। दूसरी कौन सी है? जन्म के बाद। अब जन्म से पूर्व की कितनी अवस्था है, तो आपको बता देना डिंबावस्था, पिंडावस्था, मूढ़ावस्था, 3 है। डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। अब जन्म के बाद की जब हम पढ़ेंगे तो 3 ही पढ़ेंगे। एक होती है शैशवावस्था, समझना। एक होती है बाल्यावस्था और एक होती है किशोरावस्था। ये कौन सी होती है? किशोरावस्था। समझना। अब इसका जो समय माना जाता है वो 0 से 5 वर्ष है। इसका जो समय माना जाता है 6 से 12 वर्ष है और इसका जो समय माना जाता है 13 से 19 वर्ष है। अब आपसे ये पूछेगा कि इसके जनक कौन है, तो आपको बता देना वैलेंटाइन है। इसके जो जनक कौन है, तो आपको बताना कोल एंड ब्रूस है। इसके जो जनक बनाना है वो बताना स्टेनले हॉल है। स्टेनले हॉल है। अब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से एक क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होता है इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा मिलेगा तीनों से। या तो एक तो आएगा वो आपसे ये पूछे किस अवस्था में बालक का शारीरिक प्लस मानसिक विकास तेजी से होता है, तो आपको बताना है शैशवावस्था में होता है। अगर आपसे पूछे किस अवस्था में बालक का शारीरिक प्लस मानसिक विकास धीरे धीरे होता है, तो आपको बाल्यावस्था बताना है। अगर आपसे पूछे किस अवस्था में बालक का शारीरिक प्लस मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, तो आपको किशोरावस्था बताना है। ये वाला क्वेश्चन आपको 100% मिलना ही मिलना है कि किस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है शैशवावस्था में, किस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास धीरे धीरे होता है बाल्यावस्था में, किस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, तो आपको बताना है किशोरावस्था में। अब यहां पर आपको ये बताना है कि शैशवावस्था को हम सीखने का आदर्श काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं, तो आपको बता देना सीखने का आदर्श काल कहते हैं। अगर आपसे पूछे बाल्यावस्था को सीखने का कौन सा काल कहते हैं, तो आपको बता देना अनोखा काल कहते हैं। और किशोरावस्था को सीखने का कौन सा काल कहते हैं, तो आपको बता देना समस्यात्मक काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं, तो आपको बता देना समस्यात्मक काल कहते हैं। अब उसके बाद आपसे ये वाली बात पूछेगा कि इसके पक्ष कौन कौन से, वृद्धि और विकास के पक्ष, तो आपको पक्ष की बात करे या आयाम की बात करे या पहलू की बात करे, तो आपको बता देना 4 होते जो बहुत ज्यादा पूछे जाते सीटेट में। 4 पक्ष होते, 4 पहलू होते, 4 आयाम होते। कौन कौन से होते, तो पहला आपको बता देना शारीरिक,
दूसरा आपको बता देना मानसिक, तीसरा आपको बता देना संवेगात्मक, और चौथा आपको बता देना सामाजिक। मानसिक का दूसरा नाम हमेशा संज्ञानात्मक भी होता है। कैसा होता है? संज्ञानात्मक। तो ये चारों के चारों पक्षों भी कई बार पूछे गए कि वृद्धि और विकास के चार आयाम कौन कौन से होते हैं, चार पहलू कौन कौन से होते हैं। तो आप इनको बता सकते हैं कि ये चार होते हैं। लेकिन आपसे ये पूछे वृद्धि और विकास का क्रम कौन सा होता है, तो आप क्रम भी बता सकते हैं। तो क्रम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो आपको बता देना दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सिर पदाभिमुख, सिर पदाभिमुख, और दूसरा जो होता है वो आपको बता देना समीपस्थ, दूरस्थ। यानी ये वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वृद्धि और विकास का क्रम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अब इस वाले को हम शीर्षगामी भी बोलते हैं, यानी सिर से पैर की ओर। क्या बताना है? तो आपको बता देना सिर से पैर की ओर। अब इनके साथ में एक और अलग से आता है, वो आपको बता देना अधोगामी। और एक होता है शीर्षगामी, जो मैंने ऊपर लिख दिया, तो आप इनको भी समझ सकते हैं। ये क्या होता है? अधोगामी क्या होता है कि जो हमारे में विकास और वृद्धि केंद्र बिंदु से शुरू होकर, यानी मध्य से शुरू होकर। अधोगामी होता है केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर चलना। शीर्षगामी का दूसरा नाम यही वाले होता है जो सिर से शुरू होकर पैर की ओर चलता है। अगर आपसे ये पूछे वृद्धि और विकास का क्रम कितने प्रकार का होता है, तो आप दो प्रकार का बताएंगे, शीर्षगामी, समीपस्थ, दूरस्थ। ये वाली बात ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा और आपसे पूछेगा, तो वो आपसे ग्रंथियां भी पूछ सकता है कि वृद्धि और विकास की ग्रंथियां कितनी, तो आप बताना इनकी 5 ग्रंथियां हैं। कितनी ग्रंथियां? 5 ग्रंथियां। कौन कौन सी है? थोड़ा समझना इनको। पहली है पीयूष ग्रंथि, दूसरी है थायराइड ग्रंथि, तीसरी है एंड्रिनल ग्रंथि, उसके बाद चौथी है पैंक्रियाज ग्रंथि, और उसके बाद है पैराथायराइड ग्रंथि। ये एक मनुष्य में 5 प्रकार की ग्रंथि वृद्धि और विकास के लिए पाई जाती है। वैसे ग्रंथि बहुत सारी होती हैं, लेकिन इन पांचों सेट के जो है वो आपको गलत बता देने, क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन ये पूछा गया था टेट में, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सहायक नहीं है। तो इनमें से जो 5 ग्रंथि सेट की, एक लार ग्रंथि है, वैसे लार ग्रंथि भी पाई जाती है, लेकिन इन पांचों सेट की जो भी है वो गलत होता है। लेकिन यहां पर यह भी पूछ सकता है कि इनमें से ये ग्रंथि किस किस के लिए सहायक होती है, तो आपको बताना है जो पीयूष ग्रंथि होती है इससे ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है। क्या निकलता है? तो आपको बता देना ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो मानसिक विकास के लिए सहायक होती है। एंड्रिनल जो ग्रंथि होती है वो संवेगों की वृद्धि के लिए होती है, संवेगों के लिए। पैंक्रिया जो होती है शरीर में रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर जो होता है, और थायराइड जो होती है वो उपरोक्त सभी के साथ चलती है, उपरोक्त में सहायक। पर्टिकुलर इनका कोई कार्य नहीं होता है, पैराथायराइड का कोई उपरोक्त कार्य नहीं होता है। अगर आपसे पूछे पीयूष ग्रंथि किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो आप बता देना ग्रोथ हार्मोन जो बालक की वृद्धि में सहायक होती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो आप बता देना बालक के मानसिक विकास के लिए। थायराइड दो प्रकार का माना जाता है, एक ज्यादा पतला और एक ज्यादा मोटा। ज्यादा मोटे हो जाएगा तब भी हमारी बुद्धि को प्रभावित करेगा, ज्यादा पतला हो जाएगा तब भी हमारी बुद्धि को प्रभावित करेगा। अब उसके बाद एंड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो आपको बता देना बच्चों की संवेग, जो हमको ज्यादा गुस्सा आता है या नहीं आ रहा है उनको कंट्रोल करने के लिए। पैंक्रियाज में जो ब्लड शुगर होता है, जो बच्चे व्यक्ति का बीपी यानी उसके रक्त शर्करा को नियंत्रण करने के लिए होता है। अब इनसे हटके दो और आपको पता होनी चाहिए जो आती भी है बहुत ज्यादा। एक होती है इलेक्ट्रा,
एक होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि और एक होती है ऑडिपस ग्रंथि। ये कौन सी होती है? ऑडिपस ग्रंथि। अगर इन दोनों के जनक आपसे पूछे तो आपको बता देना सिगमुंड फ्रायड इन दोनों के जनक है। अब इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या होता है, थोड़ा इनको समझेंगे तो आपको बता देना कि एक लड़की जो होती है वो अपने पापा से ज्यादा प्रेम करती है। किससे ज्यादा प्रेम कर रही? तो आपको बता देना लड़की जो होती है अपने पापा से ज्यादा प्रेम करती है, वो हमारी इलेक्ट्रा ग्रंथि कहलाती है। ऑडिपस ग्रंथि में क्या होता है कि एक लड़का जो होता है वो अपनी मम्मी से ज्यादा प्रेम करता है। किससे ज्यादा प्रेम करता है? मम्मी से ज्यादा प्रेम करता है। और इन दोनों के जो जनक माने जाते इलेक्ट्रा और ऑडिपस के, वो सिगमुंड फ्रायड माने जाते। कौन माने जाते? सिगमुंड फ्रायड माने जाते। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा और पूछे जाते हैं, इसके सिद्धांत पूछे जाते हैं। अब वृद्धि और विकास के सिद्धांत तो बहुत सारे, लेकिन मैं आपको कुछ ही पढ़ाऊंगा जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा पढ़ना है? तो आपको पढ़ना निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा आपको पढ़ना है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अभी मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट पढ़ना वो पढ़ना एकीकरण का सिद्धांत। और एक और जो होता है वो होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। कौन सा पढ़ना है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब इनको समझना, आपको दिखाई भी दे देगा। निरंतरता का सिद्धांत ये वाली बात कहता है कि जब एक बालक में वृद्धि और विकास है वो निरंतर होता है, वो जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगर आपसे ये पूछेगा विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया कौन सा सिद्धांत कहलाता है, तो आप बताएंगे निरंतरता का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो थोड़ा इसको समझेंगे। जो मैंने आपको इसके चारों पक्ष लिखा है, यानी इसके जो चार पक्ष जो मैंने आपको बताया ना, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये चारों पक्ष एक दूसरे से पूरी तरीके से संबंधित होते हैं। किसी एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अन्य तीन को प्रभावित करता है तो वो परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है। एकीकरण का सिद्धांत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो ये वाली बात कहता है कि पहले हमारा जो विकास होगा पूरे शरीर में होगा, फिर शरीर के विशिष्ट अंगों में होगा। यानी आपने देखा होगा कि एक एग्जांपल आता भी है कि एक बालक खिलौने को पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ को फिर हाथ की उंगलियों को चलाना सीखता है। वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है, तो आपको बताना एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। अगर आपसे पूछे समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है, तो आपको बता देना समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहलाता है कि मान लीजिए मनुष्य जाति में जो वृद्धि और विकास होता है वो अपने तरीके से होगा, अन्य प्राणियों में वृद्धि और विकास अपने तरीके से होगा। जैसे आप समझ लेते हैं इसको, मान लीजिए समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहलाता है, तो यहाँ पर एक चीज होगी प्राणी और उसकी एक जाति होगी मनुष्य। अब मनुष्य जाति में जो वृद्धि और विकास होगा वो कैसे होगा, तो आपको पता है सिर्फ पदाभिमुख होगा। और एक और कौन सा पढ़ाया मैंने आपको, पढ़ाया समीपस्थ और दूरस्थ। कैसे पढ़ाया? समीपस्थ और दूरस्थ। यानी मनुष्य जाति में जो वृद्धि और विकास अपने तरीके से होगा, तोता जाति में वृद्धि और विकास अपने तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि सभी प्राणियों में वृद्धि और विकास अपने तरीके से होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाया है। ये था दोस्त हमारी मैराथन क्लास। अगर आपने ये सारे टॉपिक अगर तैयार कर लिए तो आपको गारंटी के साथ 25+ क्वेश्चन सीडीपी के एकदम बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल जो हम पढ़ेंगे पूरी हिंदी के पढ़ाई, आज भी पता भी 11:30 बज रहे हैं, रात के 11:30 बजे मैंने आपके लिए वीडियो शूट की, जिससे आपको कल मिल जाए संडे वाले दिन, सैटरडे को रात को 11:30 बजे। कल संडे वाले दिन आपको ये वीडियो अपलोड होकर मिल जाएगी। अब जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो मैराथन लेके आऊंगा वो हिंदी की पेडागोजी की मैराथन लेके, फिर उसके बाद ईवीएस की पेडागोजी की मैराथन लेके। आज की वीडियो आपने अगर अच्छे ढंग से पढ़ ली तो आपके 25+ आराम से सीडीपी में ठीक हो जाएंगे। अगर ऑल ओवर की बात करें तो इस वाली वीडियो से कम आपको 40 से 45 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।